Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about the Thupental sodium. ये एक फार्माकोलॉजी सीरीज़ है फॉर द ऑल ग्रेजुएट्स और जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं और जो कि इंटरेस्टेड है एनेस्थीसिया के लिए और फार्माकोलॉजी रिलेटेड टू एनेस्थीसिया. सो द फर्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे इंडक्शनल एजेंट, उसके बाद इनहेलेशनल है और मसल रिलैक्सेंट और जो लोकल है ओपियोइड्स हैं वो सारे पढ़ेंगे. बट जो इंडक्शनल एजेंट है आईपी इंडक्शनल एजेंट में वो फर्स्ट वन जो है वो थ्यूपेंटाल है या थ्यूपेंटाल सोडियम है. एक्चुअली ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1932 में प्रपोज़ किया हुआ था और उसकी जो कुछ कोलीग्स थी लॉन्ड्री एंड विस्कॉसन 1934 में उनको इंट्रोड्यूस किया हुआ था. फिर ट्यूपेंटाल सोडियम जो है वो इसकी जो फार्मूला है केमिकल, हर एक ड्रग्स की 3 फार्मूले होते हैं. एक जेनरिक होता है, केमिकल नेम होता है और एक जो है वो ब्रांड नेम होता है. तो जो केमिकल नेम है वो सोडियम 5 इथाइल 5 1 मिथाइल ब्यूटाइल 2 तब बारबिटूरेट. ये तब बारबिटूरेट जो है वो फैमिली से बिलोंग करता है. दूसरी बात ये कि इसके जो जेनरिक नेम है जो ओवरऑल वर्ल्ड में कॉमन होता है वो होते हैं उनका ट्यूपेंटॉल सोडियम. और जो उसका ब्रांड है मतलब वो सर्टन जो है वो कंट्री टू कंट्री जो है वो वेरी कर होते हैं. दूसरी बात ये कि टॉकिंग अबाउट दी फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ट्यूपेंटॉल जो है वो इट्स एनालॉग ऑफ दी पिनोबार्बिटॉल और उसकी जो कलर है वो येलोश होती है और जो उसका टेस्ट होता है वो बेटर टेस्ट और जो किस मिलकर होते हैं गार्लिक की तरह. इसको जो है वो हम नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं ताकि जो केमिकल रिएक्शन हो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से वो ना हो. और फिर उसको जो है वो स्टोर करते हैं, मिक्स करते हैं विद 6% एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ताकि इनकी जो सॉलिबिलिटी है वाटर में वो इंक्रीज़ हो जाती है. अवेलेबिलिटी इसकी ये है कि जो तकरीबन इसकी जो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो तकरीबन 500 मिलीग्राम जो है वो अवेलेबल होते हैं. और उसको जो है वो हम 2.5% सोल्यूशन जो है वो बनाते हैं, मतलब तकरीबन 500 mg को जो है वो जो वाइल अवेलेबल होते हैं उसमें हम 20 ml वाटर जो है वो ऐड करते हैं और ये 2.5% सोल्यूशन या कि 25 ml पर kg जो सोल्यूशन जो है वो बन रहे होते हैं. ये एल्कलाइन इन नेचर होता है जो सोल्यूशन बन रहा होता है के साथ और ये स्लाइटली जो है वो हाइपोटोनिक बन जाता है. इसकी जो 1 ml में जो ड्रग्स की अमाउंट होती है वो तकरीबन 25 mg पर ml होता है. दूसरी बात ये कि एक दफ़ा हमने ऑयल बना दी है, जो ड्रग्स बना दिए, उसके बाद जो है वो हम 24 आवर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. और उसकी जो कोफिशिएंट है, पार्टीशन कोफिशिएंट, वो 4.7 है और जो पीके है वो 7.6 है. इसकी बात करते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ट्यूबरकल का क्या एक्ट है. तो स्पेसिफिकली वो क्या करता है, जो ऑनसेट ऑफ एक्शन वो तकरीबन लेस देन 30 सेकंड है. ये सबसे फास्टेस्ट ड्रग्स हैं अमंग दी ऑल आईवी इंट्रावीनस जो है वो इंडक्शन एजेंट है. उसके बाद जो है ये डिले कर जाता है, मतलब फ्लक्चुएट कर जाता है पेशेंट टू पेशेंट. अगर उसका कार्डिक आउटपुट जो है वो किसी वजह से कम है तो उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो डिक्रीज़ कर जाता है. दूसरी बात ये कि ये जो है वो प्रोग्रेसिव डिप्रेशन करता है आपके स्पाइनल कॉर्ड की, आपकी सीनस रिफ्लेक्सेस की. और इसकी जो इफेक्ट है वो हिप्नोटिक ज़्यादा है और जो एनाल्जेसिक है वो इतना ज़्यादा नहीं है. आप नॉर्मल डोज पे जो है वो एनर्जीज अचीव नहीं कर सकते, बट हाई डोज पे कर सकते हैं, लेकिन वो फिर रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन कर होते हैं. टॉकिंग अबाउट दी सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट, वो रिड्यूस कर रहते हैं जिसकी वजह से आपके सेरेब्रल ब्लड फ्लो और सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम और इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज़ कर जाती है. मतलब ये कि जो आप उसको जो न्यूरोसर्जरी है उसमें यूज़ कर सकते हैं. दूसरी बात ये है कि रिकवरी फ्रॉम दी कॉन्शियसनेस अगर एट हाई ब्लड कंसनट्रेशन, अगर आपने डोज ज़्यादा दी है या आपने इंजेक्शन जो है वो रैपिडली की है तो फिर ये क्या करते हैं, ये तकरीबन एक्यूट टॉलरेंस को कंट्रीब्यूट कराते हैं. हाई डोज पे भी जो है आपकी प्लाज्मा में स्टिल जो है वो डोज हाई भी हो और आपके प्लाज्मा की कंसनट्रेशन ज़्यादा भी हो, स्टिल जो है वो आपकी रिकवरी जो है वो फास्ट होंगी बिकॉज ऑफ दी हाई डोजेस की वजह से. और दूसरा ये कि आपकी जो इंजेक्शन वो रैपिडली किया होगा उन्होंने. बट ये इसकी जो है वो ये जीरो डिस्ट्रीब्यूशन पे जो है वो इफेक्ट कर होता है. दूसरी बात ये कि जो कॉन्शियसनेस है वो तकरीबन इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो लेस देन 30 सेकेंड है और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो तकरीबन 5 to 10 मिनट्स है. उसके बाद आप दोबारा डोज देना है या जो है वो पेशेंट अवेक हो जाएगा. और जो सब एनेस्थेटिक ब्लड कंसनट्रेशन है, मतलब कि जो लो डोज पे है या ड्यूरिंग रिकवरी है, तो ये क्या करता है, ये एंटा एनर्जेसिक है. मतलब ये जो पेन की जो थ्रेशोल्ड है वो उसको नीचे की तरफ लेके आ रहा होता है. फॉर एग्जांपल नॉर्मल थी तो अब थ्रेशोल्ड जो यहाँ पे है बिकॉज ऑफ दी जो रिकवरी कंडीशन में है. तो जो सब एनेस्थेटिक ब्लड कंसनट्रेशन की वजह से ये एंटा एनर्जेसिक बन जाता है.
और ये एंटी कन्वर्सेंट भी है, मतलब जो एपिलेप्टिक पेशेंट है उसमें आप जो है वो रिकमेंड कर सकते हो, आप दे सकते हैं। टॉकिंग अबाउट दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा ज़्यादा डिप्रेस करता है सिंपैथेटिक कंपेयर टू पैरासिम्पैथेटिक, जिसकी वजह से आपकी जो ओकेजनली है वो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। जैसे ही आप इंडक्शन एजेंट जो ट्यूपेंटाल है वो आप जो है वो इंड्यूस कर रहे होते हैं, तो सडनली जो है वो टिकार्डिया डेवलप होती है। बिकॉज वो टिकार्डिया किस वजह से होगा, वो टिकार्ड बिकॉज ऑफ दी बेर रिसेप्टर इनहिबिशन की वजह से, तो उसको आप रिफ्लेक्स टिकार्डिया भी कह सकते हैं, और जिसकी वजह से जो वेगल टोन है वो लॉस हो जाता है, और प्रीडोमिनेटली जो स्पेसिफिकली आपकी यंग हेल्थी एडल्ट में होते हैं। आपने इंडक्शन डोज दी है, उसके बाद रिफ्लेक्स टिकार्डिया फॉलोड बाई ब्रेडिकार्डिया। सीनेस में जो इसकी इफ़ेक्ट है वो आप कह लें कि इसको जो है वो हॉफ जो कंडीशन है उसको आप कहते हैं रिवर्स स्टील फिनोमिना और रॉबिन हुड फिनोमिना। रॉबिन हुड फिनोमिना और या रिवर्स स्टील फिनोमिना क्या है, ये जो है वो उस एरिया में जहाँ पे ऑलरेडी इन्फाक्टेड हो या इस्कीमिक एरिया हो, उसको जो है वो ब्लड सप्लाई और प्रोवाइड कर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तो कि जो ब्रेन की जो सर्कुलेशन है उस इस्कीमिक एरिया में वो इम्प्रूव हो जाती है, तो उसको हम रॉबिन हुड फिनोमिना कहते हैं या रिवर्स स्टील फिनोमिना, जो कि ट्यूपेंटाल में है। अच्छा, जो कार्डियोवास्कुलर में है वो नेगेटिव एनोट्रोपिक है और नेगेटिव कोनोट्रोपिक है। इसकी जो माइकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो भी डिक्रीज कर होता है, और जो पेरिफेरल वासोडायलेशन है जिसकी वजह से पेशेंट में जो है वो हाइपरटेंशन होता है और ब्रेडिकार्डिया होते हैं। टॉकिंग अबाउट दी आर्टियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाती है बिकॉज ऑफ दी वेजोडायलेशन। अगर हाइपोवॉल्यूमिक पेशेंट है तो फिर वो ज़्यादा कर जाते हैं, उसकी ब्रेडिकार्डिया और हाइपरटेंशन जो वो और भी ज़्यादा हो जाती है। और जो टिकेकार्डिया है वो हम रिफ्लेक्स हैं जो आगे हमने पढ़ी अभी ऊपर, तो वो यही है कि जो हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है, उसके बाद जो है वो रिफ्लेक्स टिकेकार्डिया, बिकॉज जो बेर रिसेप्टर इनहिबिशन है उसकी वजह से रिफ्लेक्स टिकेकार्डिया होता है। अच्छा, जो रिस्पायरेटरी सेंटर है उसमें जो वेंटिलेटरी ड्राइव है वो ये डिक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से जो रिस्पायरेटरी रेट है वो डिक्रीज़ कर जाती है। ये वेंटिलेटरी ड्राइव क्या होता है, नॉर्मली होता है कि हम जब नॉर्मल इंस्पायर नहीं करते तो हमारे बॉडी में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो ब्रेन रिसेप्टर होते हैं, रिस्पायरेटरी रिसेप्टर होते हैं, वो एक्टिवेट कर जाते हैं और पेशेंट जो है वो ब्रीथ डीप इंस्पायर करता है। तो क्या करते हैं ट्यूबमेटाल उस रिसेप्टर को जो है वो ब्लॉक करते हैं, और जो वेंटिलेटरी ड्राइव होते हैं वो डिक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अगर आपने ट्यूबमेटाल के साथ जो ओपियोइड भी दी हैं तो ये और भी मज़ीद जो है वो जो आपके रेस्पिरेटरी अरेस्ट है वो भी ज़्यादा होगा, तो उसके लिए आपको जो है वो असिस्टेड और कंट्रोल्ड वेंटिलेशन जो है वो करना पड़ेगा। जो अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जो है वो नॉर्मल वेंटिलेशन पे आ गया, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन पे आ गया, तो उसकी जो वेंटिलेटर रेट है और जो टाइडल वॉल्यूम है वो फिर यूजुअल से जो नॉर्मल से है उससे कम होगा, बट ये इंक्रीज़ हो सकता है अगर आपने सर्जिकल जो है वो कट लगाइए, तो फिर ऐसे पेशेंट में जो है वो क्या होगा, वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर जाता है। ऐसे पेशेंट में जो है वो ब्रोंकोस्पाज्म जो है वो थोड़ा सा अनकॉमन है, बट हो सकता है बिकॉज क्योंकि वहाँ पे जो ब्रोंकियल मसल टोन है वो इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म की चांसेस जो है वो ज़्यादा है। लेरेंजियल स्पाज्म जो है वो इतना नहीं है, बट आप उसके लिए ये बेस्ट ड्रग नहीं है कि अवॉइड दी लेरेंजियल स्पाज्म, बिकॉज जो कि आपके जो ओरोपेरेंजियल एयरवे रिफ्लेक्सेस है वो डिमिनिश नहीं करते। यहाँ पे आप देखिए ट्यूपेंडाल जो है वो लेस सेटिस्फैक्ट्री और देन प्रोफॉल इन दैट रिस्पेक्ट कि आपके अगर फॉर एग्जांपल एंजियोस्पर्म की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें जो है वो ट्यूपेंडाल बेस्ट नहीं है, वो प्रोफॉल बेस्ट है। स्केलेटल मसल के लिए ये है कि उस आप जो है ऐसे पेशेंट अगर फॉर एग्जांपल आपको मसल रिलैक्सेशन चाहिए होते हैं, मसल रिलैक्सेशन चाहिए होती है, तो आप अकेले जो है वो ट्यूपेंडाल से नहीं कर सकते जो नॉर्मल डोज पे, उसके लिए आपको डोज ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके रेस्पिरेटरी अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट और सीनस जो है वो अरेस्ट हो सकते हैं, मतलब पेशेंट जो है मज़ीद और भी डिप्रेस हो सकता है। तो हम मसल रिलैक्स जो ट्यूपेंटाल के साथ है वो हम मसल रिलैक्सेंट देंगे लाजमी, बिकॉज ये जो है वो नॉर्मल डोज पे हम मसल रिलैक्सेशन जो है वो अचीव नहीं कर सकते। प्लेसेंटा और यूट्राइन जो है वो क्या करते हैं, इसकी जो इफेक्ट है यूट्राइन रोड पे वो इतना ज़्यादा नहीं है, और जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो सप्रेस कर होते हैं एक हाई डोज, बट जो ट्यूपेंटाल है वो प्लेसेंटा को जो है वो क्रॉस कर सकता है, बट उसकी जो फिटल ब्लड कंसनट्रेशन है उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। टॉकिंग अबाउट द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो तकरीबन जो IOP है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर वो रिड्यूस करते हैं तकरीबन 40%, ये आप देखिए। और जो प्यूपल है उसको डायलेट करते हैं फर्स्ट, और उसके बाद फिर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं जो, और जो लाइट रिफ्लेक्सेस है वो रिमेन हो जाती हैं, मतलब वो स्टिल अवेलेबल होती है इन ट्यूपेंटाल एनेस्थीसिया।
और उसके बाद जो है फिर जो कॉर्नियल है, कंजक्टाइवल है और जो आईलैश रिफ्लेक्सेस है वो एबॉलिश हो जाती हैं। हेपेटोनिल जो है रीनल फंक्शन, उसमें आपके जो वो ड्रग्स जो कि साइटोक्रोम P40 जो है वो उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, तो ये क्या करते हैं, ये इसको जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, उसकी जो डिग्रेडेशन है वो इंक्रीज होगा, एलिमिनेशन वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है बिकॉज ऑफ दी ट्यूपेंटाल। जो फार्माकोकाइनेटिक्स हैं वो जो ये ड्रग्स ट्यूपेंटाल अगर आप दे देते हैं तो तकरीबन 75 to 80% जो है वो क्या करता है, ये एल्ब्यूमिन जो है वो जो प्रोटीन है प्लाज्मा में उसके साथ अटैच होता है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रिलीज़ कर जाते हैं और फिर जो है वो इसका इफेक्ट होता है। दूसरी बात ये कि ये जो जो पीएच है वो इस पे भी इफेक्ट होगा, क्योंकि जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो अल्कलीमिया में जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है, और अगर आप हाइपर वेंटिलेशन करते तो उसकी वजह से अल्कलीमिया होगा, और जो ये इसकी जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और इसका जो इफेक्ट है वो प्रोलॉन्ग होगा। या कुछ ऐसा ड्रग जो पीनाइल ब्यूटाजोन जो है वो भी इसी सेम रिसेप्टर पे जो है वो इफेक्ट करते हैं, तो ये इनके लिए थोड़ा सा मसला बनता है, क्योंकि इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है और जो ऑक्यूपाइंग रिसेप्टर है वो उनका भी और इनका भी सेम ही है, तो फिर ये कंपेटेटिव बन जाते हैं। दूसरी बात ये कि जो ट्यूपेंटाल है वो इजीली बीबीबी को जो है वो क्रॉस कर सकते हैं, और ये तकरीबन जो है वो सब जो इफेक्ट होता है वो प्रोलॉन्ग हो सकते हैं, मतलब नॉर्मल हो सकते हैं। कॉन्शियसनेस जो है वो जो कंसंट्रेशन पे है वो डिक्रीज होती है, तो कॉन्शियस जो है वो रिगेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म की बात कर ले तो स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि ये लिवर जो है डिपेंडेंट है, और जो स्मॉल अमाउंट है जो वो किडनी पे जो है वो एक्सक्रीट हो सकती है, और तकरीबन जो कहते हैं कि एक छोटा प्रोपोर्शन, एक स्मॉल प्रोपोर्शन जो कि आप अनचेंज जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट कर सकते हैं, और इसकी जो टर्मिनल एलिमिनेशन हाफ लाइफ है वो तकरीबन 11.5 आवर है, और इसकी जो मेटाबॉलिज्म पे है वो तकरीबन वो ज़ीरो ऑर्डर प्रोसेस की होती है, तकरीबन वो 10 to 15% जो ड्रग्स होते हैं वो स्टिल आपकी बॉडी में रहती है ईच आवर, फिर वो एक्सक्रीट कर जाते हैं तकरीबन 10 to 50% हर एक घंटे के बाद। 30% ऑफ द ओरिजिनल डोज जो है वो रिमेन कर जाती है तकरीबन 24 आवर में स्टिल, और जो उसकी जो जो एडिशन अगर आप उसके बाद जो है वो 1 to 2 डेज़ में दोबारा ये डोज लगाते हैं, तो फिर ये इसकी कमुलेशन कर जाती है और इसकी जो इफेक्ट होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। एलिमिनेशन की बात करें तो जो एडवांस जो जीरियाटिक पेशेंट होता है, जो एल्डर होता है, उसमें जो है वो थोड़ा सा एम्पेयर्ड होती है बिकॉज ऑफ द GFR, और ऐसे ऐसे पेशेंट को आपने जो है वो एस्टिमेटेड लीन बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है वो आपने देना होता है। दूसरी बात ये कि जो डोजेज़ हैं डोजेज़ वो तो पेंटाल अगर आप फॉर एग्जांपल आप जो है वो 2.5% सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, तो वो या उस अवेलेबल जो है वो 2.5% भी है और 5% भी है, बट जो हम एडल्ट में हम दे देते हैं वो तकरीबन 4 mg/kg जो है वो दे देते हैं, और आपने ये जो है वो 15 to 20 सेकंड में आपने जो है वो देना होता है, और तभी हम देंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट का 150 आ रहा है और 120 में उसकी आईलैशेस और रिफ्लेक्सेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो 150 हम नहीं देंगे, 120 हम देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल उसकी डोज जो है 150 है और 150 पे भी वो उसकी वो नहीं सोआ हुआ, तो आप उसको जो एडिशनली 50 to 100 ग्राम जो है वो दे सकते हैं मिलीग्राम, तो मिलीग्राम जो है वो आप दे सकते हैं इनिशियल, मतलब 2 to 4 cc जो है वो आप मज़ीद भी दे सकते हैं अगर आपकी फॉर्मुलेशन जो है वो 2.5% हो। जो बच्चे हैं उसमें जो चिल्ड्रन है उसमें आप तकरीबन 6 mg/kg जो है वो आप ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चों में हम डोज ज़्यादा इसलिए देते हैं क्योंकि वहाँ पे जो उसकी बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज़ होती है, इस वजह से हम डोज जो है वो ज़्यादा। दूसरी बात ये कि जो बॉडी सरफेस फ्लूइड है वो इंक्रीज होती है कंपेयर टू जो एडल्ट होते हैं, तो उसमें हम दे देते हैं। जो एल्डर की बात करें, जो रियाटिक पेशेंट होते हैं, वो हम 2.5 to 3 mg/kg देते हैं। अच्छा, इंडक्शन जो है वो उसकी स्मूथ होती है, और उसके बाद एक टेस्ट ऑफ गार्लिक जो है वो हो जाती है उसमें। दूसरी बात ये कि जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स है वो आपके पीक ब्लड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो है वो रिलेटेड है उन दोस्त पेशेंट में जिनमें कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन हो। सही है। ऐसे पेशेंट अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो कि फ्रेजाइल है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, तो आप जो है वो 50 mg जस्ट दें, और उसको लिए ये सफिशेंट है कि उसको स्लीप इंड्यूस करें। उसके साथ ट्यूपेंटाल के साथ आपने कभी भी दूसरी मसल रिलैक्सन जो है वो नहीं देनी। स्पेसिफिकली आप एक्रोनियम की बात या ट्रैक्यून की बात करें, और जब भी आपने जो है वो ट्यूपेंटाल सिटिंग पोजीशन में नहीं देना। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है वो
जो सप्लीमेंट्री डोज है आप 20 to 25 to 100 mg may be given to augment not nitrous oxide oxygen anesthesia during a short surgical procedure. फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट प्रोसीजर है तो आप जो है वो 25 mg मतलब 1 cc या 4 cc आप उसको दें और उसके साथ जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो दे सकते हैं फॉर एनाल्जेसिया पर्पसेस। तो शॉर्ट प्रोसीजर है वो हो सकता है और आपको जो है वो मसल रिलैक्सेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने जो है वो डोज मोर देन 10 mg पर kg यूज़ किए, ज़्यादा यूज़ किए हैं, तो फिर आपकी रिकवरी जो है वो पॉसिबल है कि उसकी थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो। टॉकिंग अबाउट दी एडवर्स इफेक्ट, तो इसमें जो है वो हाइपोटेंशन होते हैं बिकॉज ऑफ द बेरोसेप्टर इनहिबिशन। अगर ये हाइपोटेंशन मज़ीद भी एडवर्स होगा, हॉरिफिक होगा अगर आपके पेशेंट जो है वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक पे हैं या वो हाइपरटेंसिव जो है वो है, तो इस पेशेंट में हाइपोटेंशन जो है वो ज़्यादा हो सकती है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो अगर नॉर्मल डोज पे भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होती है और अगर हाई डोज आप देते हैं तो फिर अगेन मजीद रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो हो सकती है। टिश्यू नेक्रोसिस की बात करें आप तो जो अगर फॉर एग्जांपल आपने जो है वो पीरी वीनस आपने इंजेक्शन लगा दी है और वो आपकी ना वीनस में है और ना जो है वो आपके आर्टरी में है, तो फिर क्या होगा कि जो सराउंडिंग टिश्यू है, जो सराउंडिंग टिश्यू है वहाँ पे क्या होगी, नेक्रोसिस हुई है बिकॉज ऑफ दी स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि जो मीडियन नर्व है वो आपके डैमेज हो सकता है। सही है, अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो एंटी कोबाइटल फोर्सेप में लगे रहे होते हैं, तो ऐसे पेशेंट ने आपने वहाँ पे जो कैनल पुट की है वो आपने वहीं के वहीं रख देना है और आपने जो है वो हाइलोजुरोडेज जो है वो तकरीबन इंजेक्ट करना होता है उस एरिया में, तो आपकी जो टिश्यू नेक्रोसिस है वो करेक्ट हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल खुदा न ख्वास्ता आपने जो है वो कंसिडर की गई ये आईवी है, वीनस है और आपने जो है वो इंट्राआर्टीरियल इंजेक्शन आपने पुट की हैं, तो फिर क्या होगा स्पेसिफिकली आप वहाँ पे देखिए कि एंटीक्यूबाइडल फोसा है वो ज़्यादा प्रोन है इस एरिया में, या जो एपिरेंट आर्टरीज हैं वो आपकी, ऐसे पेशेंट को जो है वो इंटेंस बर्निंग सेंसेशन होगी, सही, और ब्रोसिस होंगी उसको। सही है, और क्या करेंगे आप ऐसे पेशेंट को, ऐसे पेशेंट में आपने जो है वो स्पेसिफिकली ये जो इंट्राआर्टीरियल इंजेक्शन होती है उसमें कंसिक्वेंसें कैसे हो सकती हैं, वहाँ पे जो लोकल रिलीज़ ऑफ नॉरएफिनेफ्रिन और साथ साथ में उसके साथ क्या होगा, जो थ्रोम्बोसिस होगी वो बनेगी और वहाँ पे एटीपी जो है वो रिलीज़ होगा और स्पेसिफिकली जो आपके जो रेड ब्लड सेल है आरबीसी वो प्लेटलेट्स और एग्रीगेट कर जाते हैं और एक थ्रम्बस बनेगा। तो ऐसे पेशेंट आपने जो है वो पापाविरिन देना है, नॉर्मल सलाइन देना है और हेपरिन देना है, और पोस्ट ऑपरेटिव जो है वो आपने एंटीकोगुलेंट देना है। तकरीबन अगर 2.5% सोल्यूशन अगर आपने यूज़ की हैं तो ये चांसेस जो है वो कम है, अगर आपने 5% सोल्यूशन यूज़ किए तो फिर ये चांसेस ज़्यादा है कि वो थ्रोम्बोसिस ये सारा कुछ जो है वो हो। एंजियोस्पर्म जो है वो इतना नहीं है बट उसके साथ हो सकता है कंपेयर टू प्रोफॉल, वो इतने इफेक्टिव नहीं है। प्रोफॉल बेस्ट है एंजियोस्पर्म का उसको ट्रीट करने में, और ड्यूरिंग ट्यूपेंटाइल एनेस्थीसिया एंजियोस्पर्म भी है वो कॉमन है कंपेयर टू प्रोफॉल। ब्रोंकोस्पाज्म बिकॉज ऑफ द हाई टोन इन द ब्रोंकियल मसल उसकी वजह से भी हो सकता है, और ये सिस्टमैटिक पेशेंट में बात करते हैं स्पेसिफिकली। एलर्जी रिएक्शन हो सकती हैं बट ये तकरीबन 1 in 40,000 to 20,000 ये हो सकती हैं। थ्रोम्बोफिलेबाइटिस अगर आपने फॉर एग्जांपल 2.5% सोल्यूशन यूज़ किए तो फिर वो अनकॉमन है, अगर ज़्यादा यूज़ किए तो फिर आप दे सकते हैं, वो हो सकता है। इंडिकेशन आप इंडक्शन एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, मेंटेनेंस भी यूज़ सकते हैं, अगर शॉर्ट प्रोसीजर है तो स्टेरस इपिलेप्टिक पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं और न्यूरोसर्जी में भी यूज़ करते हैं जिनमें आपने इंट्राक्राइनल पेशेंट को जो वो डिक्रीज़ करना होता है। आरटीए पेशेंट में जो है यूज़ कर सकते हैं, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एब्सोल्यूट जो कंट्राइंडिकेशन है वो आपकी एयर ऑब्स्ट्रक्शन है तो अभी आप यूज़ नहीं कर सकते। जो पोरपायरिया हालाडो वो आप नहीं वहाँ पे आप नहीं दे सकते, और जो प्रीवियसली हाइपर सेंसिटिव है इस चीज़ को तो आप ये नहीं दे सकते। प्रिकॉशन क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को, वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ हो, स्टेनोटिक हो या वहाँ पर वॉल्यूमिक हो, तो फिर आप ट्यूपेंटाइल उसमें कम डोज में जो है वो दे सकते हैं ताकि कोई और मसले ना हो। अगर फॉर एग्जांपल उसको जो है वो सीवियर हेपेटिक डिजीज़ हो तो फिर आप जो है वो थोड़ा सा कॉशियस होगे कि उनमें जो है जो डोज कम रखें या ना यूज़ करें। रीनल डिजीज़ की भी यही बात है, मसल डिजीज़ भी जो है वो यही बात है कि वहाँ पे जो है वो रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं कर पाएगा। रिड्यूस मेटाबॉलिक रेट है तो फिर आपकी बॉडी में जो है वो मेटाबोलाइज जो है वो मज़ीद नॉर्मल 24 आवर की लगते हैं, फिर उसके बाद जो है वो मज़ीद भी रह सकते हैं और ये प्रॉपर जो है वो प्रोलॉन्ग कर सकता है। रिड्यूस मेटाबॉल जो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं उसमें आप देख सकते हैं, बट अगर आप हाई डोज में देते हैं तो फिर ये प्रोलॉन्ग कर जाते हैं और ये पेशेंट में चले जा सकते हैं। आउट पेशेंट एनेस्थीसिया के लिए अगर फॉर एग्जांपल अर्ली रिकवरी आपको स्लो है तो फिर आप जो है वो नहीं दे सकते। स्पेसिफिकली अगर आप देखें
आपने रिफ्लेक्स को जो देखते हैं जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज है वो उसमें आप नहीं दे सकते। और ये एन पेशेंट में जो है वो आप पर एडवाइस करते जो कि हैवी मशीन यूज़ करते हैं या जुडिशरी डिसीजन करते, तो फिर आपने उनको कहना कि 24 to 36 आवर जो है वो आपने ये डिसीजन नहीं लेनी। सही है। नेक्स्ट जो हैगा वो हमारा प्रोफॉल है। प्रोफॉल हम पढ़ेंगे और इसके बारे में फिर इंटरमीडिएट के टाइमिंग। थैंक यू।